Hello students, this is the second video lecture for the surface chemistry. In first video lecture we have discussed about the adsorption, type of adsorption based on the bulk and surface concentration, that is positive adsorption, negative adsorption. Adsorption का मीन्स बताया था कि process of attracting and retaining the molecules over a surface, किसी भी surface पे particles को attract करना और retain करना, इस तरीके से अट्रैक्ट करना कि बल्क में कंसंट्रेशन मिनिमम हो और सरफेस पे कंसंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम। गैस का एडजॉर्प्शन ओवर ए मेटल सरफेस जो हमारे सिलेबस में लिखा भी हुआ है ऑक्यूलेशन कहलाता है। एडजॉर्प्शन का रिवर्स जर्नली क्या बोला जाता है, डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग टू दी एडजॉर्प्शन, जिसमें पहला फैक्टर था सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट रखोगे उतना ही एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो कोशिश ये करी जाती है कि जो एडजॉर्बेंट है, जो किसी पार्टिकल को एडजॉर्ब करेगा, वो पाउडर्ड फॉर्म में रखा हुआ हो, क्योंकि जब वो पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन पाया जाएगा वो हाई होगा, है ना। फिर सेकंड ये बोला था कि जो गैस वहाँ एडजॉर्ब होने वाली है उस गैस का नेचर कैसा है। वो गैस जितनी ज़्यादा पोलर होगी या जितना हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उस गैस का, गैस उतनी ही ज़्यादा एडजॉरेबल होगी। समझ में आ गई। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एडजॉर्प्शन ज़्यादा, जितना गैस की पोलैरिटी ज़्यादा गैस उतनी ज़्यादा एडजॉरेबल, है ना। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ द प्रेशर। सिंपल सी बात है, प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, अब कॉमन सेंस की बात है। अगर किसी सरफेस पे, कोई पर्टिकुलर सरफेस है, दिस इज़ द सरफेस, और इस सरफेस पे मुझे एडजॉर्प्शन करवाना है, तो यहाँ पे जिस गैस का यहाँ एडजॉर्प्शन कराना है, लेट्स कंसीडर दिस इज़ द निकल सरफेस एंड वी वांट टू एडजॉर्ब हाइड्रोजन गैस। तो आप जितनी क्वांटिटी यहाँ हाइड्रोजन गैस की ज़्यादा रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एडजॉर्बेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई ये गैस का सरफेस है या थोड़ी गैस है तो हो सकता है गैस एडजॉर्ब हो ना हो, लेकिन आपने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, गैस को प्रेशराइज किया, गैस का अमाउंट बढ़ा दिया यहाँ पे, तो गैस के ऊपर प्रेशर पड़ने से मॉलिक्यूल किसके पास आएंगे, सरफेस के पास। और जितना ज़्यादा पार्टिकल सरफेस के पास आएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, एडजॉर्प्शन। तो यानी एज द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज, जैसे गैस के प्रेशर को प्रेशराइज करोगे, दबाओगे, एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एज the pressure of gas is increased, increases, adsorption increases। क्लियर। ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स का प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशराइज करोगे, पार्टिकल सरफेस के पास आएंगे। जितना पास आएंगे सरफेस उसको पकड़ के खींच लेगा। एक तो पार्टिकल इतना ऊपर रहे और एक पार्टिकल स्लो करता करता नीचे आ जाए उसके पास, तो उन दोनों में अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल को पकड़ के खींच लेगा। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, जनरली इंक्रीज। तो ये कहता है कि एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे गैस का प्रेशर इंक्रीज करता है। एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज एज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज। क्लियर। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब बात बचती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर मैं करवाऊंगा जब हम दो टाइप का एडजॉर्प्शन पढ़ लेंगे, यानी लास्ट ऑफ द वीडियो में करवाऊंगा कि केमिकल और फिजिकल एडजॉर्प्शन करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ सरफेस। यानी अगर मुझे सरफेस दिया गया है, जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होना है उसको मैं एक्टिवेट कर दूँ, उसको मैं क्या कर दूं, एक्टिवेट कर दूं, तो वो एडजॉर्प्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कोई सरफेस है, उस सरफेस पे कोई पार्टिकल एडजॉर्ब होने वाला है, अगर जो एडजॉर्ब होने वाला सरफेस है, यानी जो सरफेस एडजॉर्प्शन शो करेगा, उसको मैं एक्टिवेट कर दूं किसी मैनर में, तो एडजॉर्प्शन अपने आप बढ़ जाता है। एक इंसान है, पढ़ना चाहता है तो उसको कोई मोटिवेट कर दे, एक्टिवेट कर दे, तो इंसान हो सकता है ज़्यादा पढ़ ले। आप किसी काम को करना चाहते हो, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, कोई इंसान आए, आपका छोटा भाई बहन हो, बड़ा हो, या कोई आपका टीचर हो, आपका कोई कलीग हो, वो आपको उसके लिए मोटिवेट कर दे उस काम करने के लिए, तो आप उस काम को आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट जो है, फैक्टर जो है सरफेस एडजॉर्प्शन को जो अफेक्ट करता है वो ये है कि एक्टिवेशन ऑफ द सरफेस। मोर द एक्टिवेशन हाई विल बी
एडजॉर्प्शन। आप जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड सरफेस रखोगे, सरफेस को जितना ज़्यादा एक्टिवेट करोगे, एडजॉर्प्शन उतना ही हाई होगा। समझ में आ गई? तो एडजॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज, एडजॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज्ड, एडजॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्टिवेटिंग द सरफेस। समझ में आ रहा है? बाय एक्टिवेटिंग दिस सरफेस। हम सरफेस को क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकते हैं बाय एक्टिवेटिंग द सरफेस। सरफेस एक्टिवेट करने के बाद, एक्टिवेट करने का मीनिंग है किसी ना किसी तरीके का केमिकल या फिजिकल चेंज किया और सरफेस एक्टिव हो गया। किस मैनर में एक्टिव होता है? देखिए, पहला बाय मेकिंग द सरफेस रफ, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। समझ रहे हो ना? सरफेस को क्या कर दो? रफ बना दिया सरफेस। देखो, एक प्लेन सरफेस पे पार्टिकल्स के एडजॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। एक प्लेन सरफेस पे पार्टिकल्स के एडजॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। मैंने एक सरफेस बनाया, दिस इज ए प्लेन सरफेस। ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये इसका बल्क है, दिस इज योर बल्क एंड दिस इज द सरफेस। ऊपर वाला पार्ट इसका सरफेस है। यहाँ पे पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे, सिंपली एडजॉर्ब होंगे, दिस इज द एडजॉर्प्शन। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसी सरफेस को रफ सरफेस बना दूँ, इसी सरफेस को मैं कैसा सरफेस बना देता हूँ? रफ, कुछ इस टाइप का, उस पर छोटे छोटे क्रेटर्स बना दिए, गड्ढे बना दिए, तो देखो इस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन के लिए ये नंबर ऑफ साइट्स क्या होंगी? अवेलेबल होंगी। दीज आर द नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल फॉर द एडजॉर्प्शन। वी कैन मेक द सरफेस रफ एंड आफ्टर मेकिंग द सरफेस रफ, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। मतलब जो सरफेस एरिया पहले दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे एक सिंपल लाइन है, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ, लेकिन अगर मैंने सरफेस को रफ बना दिया, दिस इज द रफ सरफेस, ठीक है, दिस इज द सरफेस एंड दिस इज द बल्क। और बल्क के ऊपर कोई एडजॉर्प्शन शो नहीं करना, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन में बल्क में जनरली कुछ भी चेंजेस नहीं आते। तो ये कह रहा है कि जितना सरफेस आप रफ करोगे, एडजॉर्प्शन क्या हो सकता है? इंक्रीजेस। एडजॉर्प्शन को इंक्रीज करने का फर्स्ट मेथड होता है बाय मेकिंग द सरफेस रफ। इफ यू आर मेकिंग ए सरफेस रफ, द नंबर ऑफ साइट्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ साइट्स available for adsorption increases, as the surface is make rough, we are making the surface rough, so we are activating the surface for adsorption। क्लियर है? सरफेस को एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेट करना है, तो आप पहला वे क्या कर सकते हो? वहाँ पे सरफेस को रफ बना सकते हो। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल इंक्रीज करते हैं, सो एडजॉर्प्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट विच वी कैन डू इज दैट रिमूविंग द गैस ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड, रिमूविंग द गैस विथ ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड, गैस ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड। जो गैस वहाँ ऑलरेडी एडजॉर्ब हो चुकी है, हम उस सरफेस को गैस को वहाँ से रिमूव कर दे। भाई जहाँ एडजॉर्प्शन करवाना है वहाँ पहले कुछ एडजॉर्ब हुआ पड़ा है, तो भाई प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करो, ठीक है, और उसके बाद उस गैस को वहाँ से रिमूव कर दो। जो गैस उस सरफेस पे ऑलरेडी एडजॉर्ब हो रखी है, उस गैस को आप जनरली रिमूव करोगे, और इसके रिमूव करने से सरफेस क्या हो जाएगा? एक्टिवेट, क्योंकि कुछ गैसेस पहले ही वहाँ एडजॉर्ब हो रखी हैं, उन गैसेस को आपको वहाँ से क्या करना है? रिमूव करना है ना? उनको क्या करना है? रिमूव करना है। नया सरफेस एरिया मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? नया सरफेस एरिया। सो पहला फैक्टर था सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना ज़्यादा रखोगे एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट था यहाँ पे गैस जितनी ज़्यादा पोलर होगी एडजॉर्प्शन उतना ही हाई होगा। गैस का प्रेशर जितना बढ़ाओगे गैस उतनी ज़्यादा एडजॉर्ब होगी। सरफेस एरिया को जितना एक्टिवेट करोगे एडजॉर्प्शन उतना ही हाई होगा। अब बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितने टाइप का होता है? एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स का माना जाता है? 2 टाइप्स का माना जाता है। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे जर्नली हम एडजॉर्प्शन को 2 टाइप का कंसीडर करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बेस पे एडजॉर्प्शन जर्नली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का।
है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन किस किस के बीच की, एडजॉर्बेंट और जो ऊपर से आके एडजॉर्ब होगा उसके बीच का। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसके बेस पे एडजॉर्प्शन को दो टाइप का माना गया। कितनी क्वांटिटी एडजॉर्बेट की सरफेस पे है और कितनी बल्क के अंदर है, इसके बेस पे दो टाइप का माना था, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इसी तरीके से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट किस किस के बीच का था, एडजॉर्बेट और दूसरा था भाई एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसके बेस पे दो टाइप का एडजॉर्प्शन माना जाता है। फर्स्ट एडजॉर्प्शन इज द फिजिकल एडजॉर्प्शन, फर्स्ट एडजॉर्प्शन इज द सिंपली फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड वन इज द केमिकल एडजॉर्प्शन। नाम से भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, एक में केमिकल रिएक्शन होगी, एक में सिर्फ फिजिकल चेंजेस आएंगे, एक में केमिकल चेंजेस आएंगे, एक में क्या चेंज आएंगे, फिजिकल चेंज। दोनों को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी सरफेस पे, ग्लास का सरफेस है या बुक रखी हुई है आपकी, उस बुक को काफ़ी टाइम तक नहीं छेड़ते तो उस बुक के ऊपर एक डस्ट की लेयर जम जाती है, दैट प्रोसेस इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्योंकि जैसे मैं उसके ऊपर एयर ब्लो करवाऊंगा वहाँ से सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी, है ना। तो मतलब डस्ट में और जो आपका पेपर था उसके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, क्लियर। लेकिन अगर मान लो आपने एक बार इंक चला दी किसके ऊपर, पेज पे, आप दोबारा उसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में केमिकल बॉन्ड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। किसी भी वॉल पे मैंने पेंट कर दिया, किसी वॉल पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, अब वो पेंट हट नहीं सकता उस वॉल से, उसके ऊपर एक लेयर बना लेगा, दैट इज़ द केमिकल एडजॉर्प्शन। जो नहीं हट सकता, जो परमानेंट होता है एडजॉर्प्शन, वो केमिकल एडजॉर्प्शन टाइप होती है। और जो एडजॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल हो सकता है, रिमूव हो सकता है जो एडजॉर्प्शन, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, फिजिकल। बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, मैंने सिर्फ समझने के लिए बोला है ऐसा कि भाई जो आपका टेम्परेरी एडजॉर्प्शन होता है, रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन। और जो परमानेंट होता है, जो परमानेंट होता है जनरली, जो हट नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दो टाइप का एडजॉर्प्शन जनरली माना गया है यहाँ पे, एक केमिकल एडजॉर्प्शन माना गया है और दूसरा एडजॉर्प्शन कौन सा माना गया है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फर्स्ट इज द केमिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड वन इज द फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो मैं केमिकल एडजॉर्प्शन का फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपका। पार्टिकल्स आर, फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स आर होल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस एट सरफेस। मतलब सीधी बात है, सरफेस के एडजॉर्बेंट के सरफेस में और एडजॉर्बेट पार्टिकल्स के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर बंधे हुए होते हैं, किससे, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। किससे बंधे हुए होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन, पार्टिकल्स आर होल्ड बाय केमिकल फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड टाइप फोर्सेस, केमिकल बॉन्ड टाइप फोर्सेस, यानी केमिकल बॉन्ड के टाइप की फोर्सेस होती हैं, यानी एक टाइप का बॉन्ड ही बन जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। सीधी सी बात है, यहाँ पे पार्टिकल किससे बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से। अरे समझ रहे हो ना, एक बार जुड़ गया दोबारा हट थोड़ी ना सकता है, यही तो बोल रहा हूँ मैं बार बार केमिकल बॉन्ड में। आप एग्जाम्पल याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो। कैसे याद रखोगे कि भाई एक बार पेन चला दिया कॉपी के ऊपर, वो पेन हट नहीं सकता, उसको मैं कवर ही कर सकता हूँ वाइटनर से, वो हट नहीं सकता वहाँ से, तो दैट्स मीन परमानेंट है, वहाँ केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी जो एडजॉर्बेट इंक और एडजॉर्बेंट पेपर के बीच में था। लेकिन डस्ट जमी हुई है किसी कॉपी पे, आप उसको हटा सकते हो, इसका मतलब डस्ट में और सरफेस ऑफ पेज दोनों के बीच में वीक फोर्सेस है, दोनों के बीच में कैसी फोर्सेस है, वीक फोर्सेस है। पॉइंट नंबर सेकंड, there is no chemical bond formation, there is no chemical bond formation, chemical bond formation, नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ऊपर भी लिख चुका मैं यहाँ पे कि यहाँ पे किसी भी टाइप का फोर्स नहीं बनेगा, वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं जो पार्टिकल को होल्ड कर रही है सरफेस पे, पार्टिकल्स को सरफेस पे जो फोर्सेज होल्ड कर रही है वो वीक वंडरवाल फोर्सेज हैं, या बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई ही नहीं है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड, सो नो न्यू केमिकल इज फॉर्म, नो न्यू केमिकल इज फॉर्म्ड
इज फॉर्म्ड, यानी या कह सकते हो कि कोई भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ नहीं ऑब्जर्व करी गई है या कोई केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई है। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना, केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। जो रिएक्टेंट आपके पास थे वो एज इट इज़ रहेंगे, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड सच एज कोवलेंट bond, such as covalent bond, and chemical transformation will occur, chemical transformation occur। जैसे किसी सरफेस के ऊपर दो पार्टिकल आके एडजॉर्ब हुए और एडजॉर्प्शन था वो केमिकल एडजॉर्प्शन था, तो हो सकता है वहाँ पे प्रोडक्ट की क्या हुई हो, फॉर्मेशन हुई हो, रिएक्टेंट किस में बदल गया हो, प्रोडक्ट में। ये सरफेस था, इस सरफेस पे आके कोई रिएक्टेंट एडजॉर्ब हुआ और केमिकल एडजॉर्प्शन हुआ तो प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रही है ना बात? समझ में आ रही है ना कि कोई भी केमिकल एडजॉर्प्शन होगा तो वहाँ एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनता है और फिजिकल एडजॉर्प्शन में किसी भी टाइप का कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर थर्ड मैंने पहले बोल दिया था इस पॉइंट के बारे में कि फिजिकल एडजॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन किस टाइप का होता है, रिवर्सिबल। कैसे? डस्ट जमी हुई थी, आपने एयर ब्लो की, वो डस्ट वहाँ से हट गई, हो सकता है एयर एडजॉर्ब हो गई वो वहाँ पे, लेकिन हाँ इतना मैंने देख लिया कि जो डस्ट वहाँ जमी हुई थी वो हट सकती, मतलब फिजिकल जो एडजॉर्प्शन होता है, फिजी एडजॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजी एडजॉर्प्शन जो होता है, इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, एट एवरी टेम्परेचर, मतलब किसी भी टाइम पे मैं उसको वहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज़ इररिवर्सिबल इन नेचर। इसका नेचर जो होता है वो इररिवर्सिबल होता है। आप एक बार एडजॉर्प्शन हो गया, आप उसको दोबारा एडजॉर्ब नहीं करवा सकते। इट इज़ इररिवर्सिबल इन नेचर। ये टाइप का जो एडजॉर्प्शन दिखाई देता है, दिस इज़ इररिवर्सिबल। एक बार एडजॉर्प्शन हो गया, डिजॉर्प्शन करना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जब कोई केमिकल बॉन्ड ही नहीं बना तो बहुत भारी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होगी। जब कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुई तो वहाँ पे इतनी भारी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दे हैव वेरी लो और जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, यानी एक्टिवेट करने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज़ वेरी लो और जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब आपको सरफेस एक्टिवेट नहीं करना पड़ेगा। कोई ग्लास सरफेस पे डस्ट जमानी है या पेपर के ऊपर धूल जमती है तो उसको किसी एक्टिवेशन या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप एडजॉर्ब हो जाती है। लेकिन कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है और वो एडजॉर्प्शन होगा तो पहले एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन विदा एक्टिवेशन के नहीं होती। पेट्रोल अपने आप में हाईली फ्लेमेबल है। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेज, सीएनजी, पीएनजी अपने आप में हाईली फ्लेमेबल होती है, लेकिन फिर भी उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है, स्पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये बात मुझे यही समझाती है कि केमिकल रिएक्शन चाहे छोटी हो और चाहे केमिकल रिएक्शन बहुत बड़ी हो, उनको एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजी एडजॉर्प्शन को कोई एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन दे रिक्वायर्ड एक्टिवेशन। तो यहाँ लिखोगे इट हैव ए वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई रखी जाती है, लगभग 40 से 80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 40 से 80 किलो जूल पर मोल, और इसकी तो 20 ही मान लो। अगर इसकी आप कहते हो 40 से 80 किलो जूल, कितनी एनर्जी चाहिए, 40 से 80 किलो जूल एक मोल एडजॉर्प्शन में, तो इसकी मान लेना
अप्रोक्सीमेट 20 से भी कम ही, 20 से भी आप कम ही मानोगे, है ना। तो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एड्जॉर्प्शन अपने आप हो जाता है। इसको ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेशन की, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। बात समझ रहे हो? नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? किसी दो एड्जॉर्प्शन, किसी में भी एड्जॉर्ब हो सकता है। वो डस्ट ग्लास के सरफेस पे भी चिपक सकती है, वही डस्ट आपकी किस पे चिपक सकती है? पेज ऑफ नोटबुक। वही डस्ट आपकी बुक के पेज पे चिपक सकती है, वही डस्ट आपकी कॉपी के पेज पे चिपक सकती है, वही डस्ट आपकी ग्लास के सरफेस पे चिपक सकती है, वही डस्ट आपकी वुड लकड़ी के सरफेस पे चिपक सकती है। उस डस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। दैट्स मीन दिस एड्जॉर्प्शन इज हाईली नॉन स्पेसिफिक। दिस एड्जॉर्प्शन इज हाईली नॉन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि एक रिएक्टेंट ना एक एड्जॉर्बेट पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होगा, नहीं, कोई किसी पे भी एड्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, नो स्पेसिफिक यहाँ लिख सकते हो, नो स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट फॉर एन एड्जॉर्बेट। क्लियर है जी? नो स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट फॉर एन एड्जॉर्बेट। ऐसा नहीं है कि भाई एक डस्ट है या कोई भी पार्टिकल है जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन शो करेगा, उसको एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट ही चाहिए। वो किसी के साथ भी एड्जॉर्ब हो सकता है, वो पार्टिकल किसी के ऊपर भी क्या हो सकता है? एड्जॉर्ब हो सकता है। अगर दो पार्टिकल्स हैं जो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, तो उनको किसी पर्टिकुलर सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी भी सरफेस पे क्या हो सकते हैं? एड्जॉर्ब। लेकिन ये कहता है कि ये जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, ये इसके अंदर बनता है केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड दो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस में बनता है। यूं ही मुंह उठा के नहीं, किसी भी दो के बीच में बॉन्ड बन गया। हर पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। आपने वाटर ले लिया और उसके ऊपर ऑयल को एड्जॉर्ब करवा रहे हो, होगा एड्जॉर्ब? कभी ना हो। ऑयल वाटर के ऊपर कैसे एड्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का नेचर नहीं मिलता। तो इसलिए कहता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो आपका नॉन स्पेसिफिक था, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन हमेशा क्या लिखोगे? इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। there is a fixed pair of there are fixed pairs of adsorbent and adsorbent। क्लियर? याद हो जाएंगी ये चीज़ें। पहले इनको देखो, फिर उसके बाद बताता हूँ। ये कहता है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, यहाँ केमिकल बॉन्ड टाइप की फोर्सेज होती हैं। यहाँ जब वीक वंडरवाल फोर्स था तो कौन सा केमिकल बॉन्ड बना? कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना। लेकिन यहाँ केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, और अगर केमिकल बॉन्ड बना तो एक रिएक्टेंट किस में बदल गया? प्रोडक्ट में। केमिकल बॉन्ड बना तो बहुत रिवर्सिबल नहीं है, वो एक बार प्रोडक्ट बन गया उसके बाद नहीं कर सकते आप उसको वापस। ये कहता है ये तो रिवर्सिबल है हर टाइम पे। इसके बाद इसको एक्टिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, या बहुत कम ज़रूरत है, इसको बहुत हाई एक्टिवेशन चाहिए। फिर इसके बाद ये स्पेसिफिक है ना, सॉरी, ये आपका क्या होता है? केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है। कौन किस पे एड्जॉर्ब होगा? फिक्स है, या कोई किसी पे भी एड्जॉर्ब हो सकता है। तो ये 5 डिफरेंस थे, फिलहाल इनको देखिए एक बार। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे? ठीक है भाई, इनको समझ लिया है ना। पार्टिकल्स होल्ड होते हैं वंडरवाल फोर्स से। ठीक है, यहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुई। यहाँ केमिकल बॉन्ड बना तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई। यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। और फिर इसके बाद ये कहता है ये नॉन स्पेसिफिक नेचर में होता है, और उसका नेचर कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। उसका नेचर कैसा होता है? स्पेसिफिक। पॉइंट नंबर 6 अच्छा पॉइंट है ना। पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि जो एड्जॉर्प्शन है, जिसको हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, इट इज़ मल्टीलेयर। इट इज़ मल्टीलेयर। इट इज़ मल्टीलेयर एड्जॉर्प्शन। बहुत अच्छी बात लिखी है, मल्टीलेयर। एंड दिस इट इज़ मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन। इट इज़ मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन।
हाँ भाई, कोई समझ में आती है बात? मल्टी लेयर और मोनोलेयर में क्या डिफरेंस हो सकता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन एंड ए मोनोलेयर एडजॉर्प्शन? ये कहता है कि एक कॉपी के ऊपर अगर नहीं छेड़ोगे तो एक पेज पे जमी डस्ट, डस्ट के ऊपर जमी डस्ट, क्योंकि स्पेसिफिक तो है ही नहीं, डस्ट को डस्ट मिल जाए, डस्ट को पेज मिल जाए, उसे तो एडजॉर्ब होना है, कोई भी एडजॉर्प्शन हो सकता है ना। मल्टी लेयर का मतलब है ये सरफेस था, इस सरफेस पे एक बार जम गई डस्ट, डस्ट जमने के बाद पूरा सरफेस एरिया हो गया जी कवर, पूरा सरफेस एरिया डस्ट ने कर लिया कवर। अब पेपर तो बचा ही नहीं, ग्लास तो बचा ही नहीं, तो दूसरी बार डस्ट आएगी तो डस्ट के ऊपर ही एडजॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि इससे ऊपर मैंने एक बात लिखी थी वो स्पेसिफिक नहीं होता, डस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो डस्ट के ऊपर चिपक रहा है या डस्ट किस पे चिपक रही है, ग्लास पे, वो नॉन स्पेसिफिक है। मतलब एक लेयर बनी, उसके बाद दूसरी लेयर बनी, उसके बाद तीसरी लेयर बनी, मल्टी लेयर प्रोसेस होता है। लेकिन ये कैसा होता है? मोनोलेयर। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल एडजॉर्ब होने वाला है और जो सरफेस वहाँ है, दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड मिलेगा, दोनों में क्या बनेगा? एक केमिकल बॉन्ड। जब ये सरफेस ही नहीं बचेगा, ये सारा सरफेस एक बार कवर हो गया, तो आने वाले पार्टिकल का और सरफेस का बॉन्ड खत्म, आने वाले पार्टिकल का और बॉन्ड का ना, आने वाले पार्टिकल का और सरफेस का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाए ना, जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये एडजॉर्प्शन हमेशा कैसा होगा? मोनोलेयर। बिकॉज इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका नेचर हाईली स्पेसिफिक होता है। क्लियर है? हाईली क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। तो ये आपका मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन है, क्योंकि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि सरफेस कवर हो गया, सरफेस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो जो पहली लेयर बनी उस पर चिपक जाएगा आके। लेकिन यहाँ तो बॉन्ड बनता है भाई, और बॉन्ड की तो वैल्यू फिक्स है, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब वो सरफेस ही नहीं बचा तो पार्टिकल कहाँ एडजॉर्ब होगी, क्योंकि एक लेयर बन चुकी। तो ये मोनोलेयर है, और ये वाला आपका एडजॉर्प्शन किस तरीके का कहलाएगा? मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। तो एक एडजॉर्प्शन आपका मोनोलेयर है, तो दूसरा एडजॉर्प्शन आपका कैसा है? मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। तो ये 6 डिफरेंस थे। इसके बाद एक डिफरेंस हो रहा है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा। एडजॉर्प्शन इज ऑफ 2 टाइप, क्या? फिजी एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, एंड केमी एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई बॉन्ड नहीं बनता, वंडरवाल फोर्सेस से पार्टिकल होल्ड होते हैं, यहाँ फोर्स की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ जब बॉन्ड नहीं बनता तो नया केमिकल नहीं बनेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा, तो रिवर्सिबल भी होगा, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? उसको कम होगी। और ये कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं दिखाता, सो मल्टी लेयर भी होता है। या बॉन्ड बना तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, रिवर्सिबल नहीं होगा, और इसको एनर्जी भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। फिर इसके बाद ये कह रहा है ये स्पेसिफिक होता है, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये बात फिक्स होती है। और जब ये स्पेसिफिक होता है, हाईली स्पेसिफिक, तो आप इसको मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जनरली ऐसा देखा जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका एडजॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज करता है। जनरली एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कहता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, एडजॉर्प्शन तो घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल सरफेस के पास आने वाला था उसको मिल गई एनर्जी, भागेगा कहीं दूर, और ऐसा हुआ तो एडजॉर्प्शन हमेशा क्या करेगा? डिक्रीज। बट हाँ, यहाँ जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था उसके अंदर हमें किसी भी टाइप के एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। केमिकल एडजॉर्प्शन तो ये कहता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन क्लियरली डिक्रीजेज। जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, और इधर लिखा मैंने टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है एडजॉर्प्शन क्लियरली क्या करता है? डिक्रीज करता है। अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन पर्टिकुलरली डिक्रीजेस। स्पेसिफिकली वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एडजॉर्प्शन स्पेसिफिकली क्या करेगा? डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। बट केमिकल एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, बट एक एक्सटेंट के बाद। क्योंकि शुरुआत में जब आप लो टेम्परेचर से इंक्रीज करना शुरू करते हो, उसको थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलती है, उसको एनर्जी चाहिए थी 40 किलो जूल पर मोल, क्योंकि 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। जिस दुनिया में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वहाँ लगभग 20 किलो जूल पर मोल की एनर्जी अवेलेबल है
है ना, इतनी एनर्जी तो अवेलेबल थी, तो एनवायरनमेंट ने उसको एनर्जी दे दी। अगर आप फिर भी हीटिंग करते तो एड्जॉर्प्शन घटेगा, लेकिन इसको कम से कम 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, तब एक्टिवेट होता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये कहता है कि ऐसे एड्जॉर्प्शन के केस में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, फिर से सुनो एक बार। ये कहता है इस एड्जॉर्प्शन को होने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 20 किलो जूल पर मोल। कितनी एनर्जी चाहिए, 20 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी तो दुनिया में वैसे ही होती है, हीट एनर्जी, सनलाइट से आ रही वही एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। तो तुम अगर एक्स्ट्रा टेम्परेचर दोगे तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन इस एड्जॉर्प्शन को एटलीस्ट 40 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी आपकी हीट या धूप से नहीं मिलती, सनलाइट से नहीं मिलती। तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एड्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। तो अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर केमी एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस फर्स्ट, देन डिक्रीजेस। क्योंकि शुरुआत में क्यों बढ़ा, कोई पूछ सकता है भाई शुरुआत में ऐसा क्या था, शुरुआत में क्यों बढ़ गया ये। क्योंकि कहता है इसको थोड़ी सी हाई एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसको मोटिवेशन, एक्टिवेशन मिलता है और ये इंक्रीज होता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब टेम्परेचर ज़्यादा जाना शुरू होता है एड्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाता है। क्या इसको एक्टिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन नहीं चाहिए? नहीं जी, इसको इतना हाई एक्टिवेशन मोटिवेशन नहीं चाहिए। पहले मोटिवेटेड बैठा अपने आप ही रिएक्शन कर जाएगा, इसको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा एड्जॉर्प्शन, यहाँ पे लिखा एड्जॉर्प्शन और यहाँ लिखा टेम्परेचर। तो पहले जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, देन डिक्रीजेस। तो यहाँ तक तो इंक्रीज करता है, उसके बाद एड्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज। इसलिए मैंने बोला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को मैं केमी और फिजी एड्जॉर्प्शन के बाद पढ़ाऊँगा। क्यों बोला था, क्योंकि दोनों के नेचर में फ़र्क है। टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास पेपर में कि भाई इंक्रीज और पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली कहो एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे घटता है। फिर स्पेसिफिकली केमिकल और फिजिकल को देखते हो तो केमिकल में आपका पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि उसको मोटिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, जो रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाती। इसलिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो एक लिमिट तक एड्जॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज, और एक लिमिट के बाद एड्जॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सीधा रेगुलरली डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसको एनर्जी थोड़ी सी चाहिए थी, वो तो रूम टेम्परेचर पे भी मिल गई, इतना हाई टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम टेम्परेचर दोगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सीधी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमली भागेंगे एक दूसरे से दूर, है ना। जैसे पॉपकॉर्न को गर्म किया जाता है तो पार्टिकल दूर दूर भागते हैं ना, तो उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ऐसा ही यहाँ है, उसको भी एनर्जी मिलेगी, वो भाग जाएंगे, एड्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन था। दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, पहले ये देखो बॉन्ड नहीं बना तो प्रोडक्ट नहीं बना तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या ज़रूरत है, और जब एक्टिवेशन ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बना तो रिवर्सिबल होगा। फिर उसके बाद कोई किसी पे बैठ जॉब हो जाए जब बॉन्ड ही नहीं बनना तो। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक तो मल्टी लेयर, टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमें पढ़नी थी। ठीक है, ओके। सो हमने अभी तक एड्जॉर्प्शन पढ़ लिया, एड्जॉर्प्शन की दोनों टाइप पढ़ ली, केमिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के साथ साथ हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, गैस फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ये भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन, और मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन होता है केमिकल। अभी बताया था मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन केमिकल होता है। मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन थ्योरी कौन सी थ्योरी, जनरली ये देखा जाता है ना कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताओ जी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो पहली थ्योरी आई थी वो थी मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन थ्योरी, जिसको फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी बोलते हैं, जिसका नाम जनरली क्या लिखा जाता है, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, और फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ REUNDLICH, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म,
है ना। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, सबका मीनिंग बताऊंगा, आइसोथर्म का भी बताऊंगा क्या होता है आइसोथर्म। पहले ये तो समझ लो पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि जो आपने अभी एडजॉर्प्शन पढ़े, केमिकल एडजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन, दो टाइप के एडजॉर्प्शन होते हैं। उनमें ये कहता है कि किसी एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, यानी यस होता है। हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का एक थ्योरी होती है और उसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है। तो इसी तरीके से पहली थ्योरी आई थी मोनोलेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी, जिसको जनरली एक्सप्लेन किया था फ्रेंडलिक ने। पहले बता चुका है, ये मोनोलेयर है एडजॉर्प्शन यहाँ पे। और अगर एडजॉर्प्शन मोनोलेयर है तो ये केमी एडजॉर्प्शन है। मोनोलेयर अगर एडजॉर्प्शन है तो वो किस टाइप का एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन। दैट्स मीन हम डील कर रहे हैं किसके साथ, केमी एडजॉर्प्शन के साथ, केमिकल एडजॉर्प्शन के साथ, नॉन और स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन के साथ। ये बोल रहा है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या होता है, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब थर्मल एनर्जी, व थर्मल एनर्जी यानी एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर, हीटिंग सेम रहेगा। तो दैट्स मीन आइसो मीन सेम, थर्म मीन्स थर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। यानी ये थ्योरी मोनोलेयर एडजॉर्प्शन थ्योरी थी, जो कि केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए दी गई थी, और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया गया था कांस्टेंट टेम्परेचर। तो गिवन फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, केमी एडजॉर्प्शन एंड सेकंड टेम्परेचर was kept constant, टेम्परेचर को यहाँ कांस्टेंट रखा गया था। तो ये कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, बात आती है यहाँ पे, इस थ्योरी का मेन पोर्शन क्या था, थ्योरी थी क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये किसके बारे में बात करता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस की पावर 1/n, प्रेशर ऑफ गैस की पावर 1/n अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द ग्लास सरफेस और मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस टू द पावर 1/n। क्लियर। According to the Freundlich adsorption isotherm, for monolayer adsorption at constant temperature, extent of adsorption of a gas on metal surface is directly proportional to the pressure of the gas to the power 1/n. Freundlich adsorption for chemical adsorption at constant temperature, extent of adsorption is directly proportional to the pressure of gas की पावर 1/n. What is the extent of adsorption? इसको देखो एक बार ध्यान से। ये कहता है लेट x इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्ब्ड, कितना मास एडजॉर्बेट का वहाँ एडजॉर्ब हुआ है, कितना मास ऑफ एडजॉर्बेट वहाँ पे है। और m का मतलब है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट, देखो एक बार क्या है, x क्या है, x है मास ऑफ द मास ऑफ एडजॉर्बेट व्हेन एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। बात सुनो भाई, x का मतलब है कितना एडजॉर्ब हुआ, ठीक है। m एडजॉर्बेंट वहाँ पे कितना है, ये सरफेस है, सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया पे मैक्सिमम मोनोलेयर एडजॉर्प्शन कितना हो सकता है, एक लेयर बनानी है, इस पे कितना होगा, जितना इसका एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसके एरिया के बराबर ही इस पे क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन हो सकता है मैक्सिमम, अगर एक ही लेयर बनानी है तुम्हें। तो कहता है कि x का मतलब है मास ऑफ एडजॉर्बेट कितना है, m का मतलब मास ऑफ एडजॉर्बेंट कितना है, मतलब कितना एडजॉर्ब हुआ और कितना हो सकता है मैक्सिमम, कितना एडजॉर्ब हुआ और कितना मैक्सिमम हो सकता है। मान लो अभी फ़िलहाल 70% सरफेस कवर हुआ है, तो मैक्सिमम सरफेस कितना था, 100%। क्लियर सी बात है। तो कहता है मास ऑफ एडजॉर्बेट और डिवाइड बाय मास ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी x/m इज नोन एज a विच इज एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, which is known as extent of adsorption. x/m is equals to a which is extent of adsorption. तो यानी a equals to x/m is directly proportional to the a और x/m is directly proportional to the pressure की पावर 1/n। क्लियर है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m is directly proportional to the
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी की पावर 1/n। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया और प्रेशर की पावर 1/, क्या कर दी, n। जहाँ पे ये याद रखना 1/a इज बिटवीन 0 to 1। 1/a की वैल्यू, n की वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में। तो ये कह रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना प्रेशर बढ़ाया जाता है। पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके बाद जब सारा एडजॉर्प्शन हो चुका, सारा सरफेस कवर हो चुका, तो भाई फिर एडजॉर्प्शन होना भी बंद ही हो जाएगा, है ना। तो ये किसके बीच में वेरी करता है, 0 to 1। किसके बीच में वेरी करता है, 0 to 1। ठीक है, देखो बताता हूँ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या लिखना है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर at constant temperature monolayer adsorption is directly proportional to the extent of monolayer adsorption is directly proportional to the pressure of the gas raised to the power 1/n, where 1/n lies ranged between 0 to 1, ranged between 0 to 1। अब ये कहता है what is the extent of adsorption, it is x by m, it is x by m, mass of adsorbate upon mass of adsorbent। तो मास ऑफ एडजॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पी की पावर 1/n। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, कांस्टेंट का। पावर 1/n 0 to 1 के बीच में क्या करती है, वेरी। दिस इज फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ किस के बीच का, x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x/m एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपलेस्ट ग्राफ है। ये कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m बढ़ेगा जितना प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये कहता है भाई लो शुरुआत हो गई, जितना तुमने प्रेशर बढ़ाया एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। जितनी भी साइट वहाँ अवेलेबल था, जितना भी सरफेस अवेलेबल था, सारा तो पैक हो गया। प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे जाने के बाद सारा सरफेस कवर हो गया, उससे ज़्यादा और कवर अप हो ही नहीं सकता, तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे जैसे तुमने प्रेशर को बढ़ाया एडजॉर्प्शन बढ़ा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया जिस पे जाने के बाद एडजॉर्प्शन क्या हो गया, बंद ही हो गया एडजॉर्प्शन होना। क्यों, क्योंकि जितना सरफेस अवेलेबल था सारा तो भर दिया। भाई तुम लिखना शुरू करते हो, बोर्ड पे लिखना शुरू किया मैंने, लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। जब सारा बोर्ड नीचे तक का भर गया, अब तुम कितना भी हाथ मार लो, जब तक पीछे वाला नहीं मिटाओगे आगे वाला लिखा ही नहीं जा सकता। तो यानी पहले टेम्परेचर बढ़ता था, टेम्परेचर ना प्रेशर बढ़ता था, एडजॉर्प्शन बढ़ता था। एक लिमिट आई, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया, अरे सारा तो बोर्ड भर दिया, हर कहीं तो तुमने लिख दिया, अब लिखने के लिए जगह थोड़ी ना बची, तो एडजॉर्प्शन होना बंद, कांस्टेंट। और इन सब के दौरान टेम्परेचर को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है, इन सब के दौरान क्या रखा जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट। किसी को जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद हो तो मैंने ग्राफ प्लॉट करवाया था, कॉपी के अंदर देखना, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ऐसा ग्राफ होता है। कंसंट्रेशन पे का असर रेट पे नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन का असर रेट पे नहीं पड़ता। रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन 1 की पावर 0, क्योंकि ऑर्डर कितना होता है, 0। यानी ग्राफ क्या रहता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन। तो दैट्स मीन 1/n की वैल्यू यहाँ 0 होगी, और इससे नीचे 1/n की वैल्यू कितनी होगी, 1। यानी पहले पावर जब प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर जोन, ये कौन सा जोन होता है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जोन में जाने के बाद 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भाई एडजॉर्प्शन होगा ही नहीं, रेट कांस्टेंट हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी, एडजॉर्प्शन की कांस्टेंट। यानी ग्राफ किसके जैसा आ जाएगा, जीरो ऑर्डर के जैसा। पहले जितना प्रेशर बढ़ाया एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, जितना प्रेशर बढ़ाया उसी रेस्पेक्ट में एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और नहीं बढ़ रहा तो कितने ऑर्डर की है, 0। भाई तुम कंसंट्रेशन या प्रेशर को बढ़ा रहे हो, एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। नहीं बढ़ रहा, नहीं मान रहा, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 0। ऑर्डर कितना है, 0। तो देखो 1/n की वैल्यू 0 होगी हाई प्रेशर पे, 1/n की वैल्यू 1 होगी कब, लो प्रेशर। क्योंकि लो प्रेशर पे वो उसकी सुनता है, प्रेशर की सुनता है एडजॉर्प्शन। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, सुनने लग रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। हाई प्रेशर होने के बाद कोई किसी प्रेशर हाई होने पे वो सुनता ही नहीं है उसकी, कितना भी प्रेशर बढ़ा रहा हूँ एडजॉर्प्शन बढ़ ही नहीं रहा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 0।
तो 1/n ये फॉर्मूला होता है x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n। x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n। x बाई एम एडजॉर्प्शन एक्सटेंट इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n। 1/n लो प्रेशर जोन में तो 1 होगा, हाई प्रेशर जोन में कितना होगा 0। पहले 1 होगा फिर कितना होगा 0। तो मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ, इसी एडजॉर्प्शन की इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n टेक लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड्स को हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉगरिथमिक ऑफ x अपॉन m इज इक्वल्स टू लॉगरिथमिक ऑफ के पी की पावर 1/n log a इंटू बी, या इनइक्वालिटी लगाएंगे log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। लगा दो इसी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x बाई एम का log बराबर होगा log a प्लस log b, यानी p की पावर 1/n। अब देखो फिर इनइक्वालिटी लगेगी log a की पावर b, यहाँ लगेगी log a की पावर b। कैसे लिखते हैं, b log a, बहुत अच्छे से समझा चुका केमिकल काइनेटिक्स में इस बात को, ये बार बार रिपीट हुआ था। a इंटू बी log a इंटू बी log a प्लस log b, log a की पावर b, b log a। पावर आगे आ जाया करती है, पावर जनरली आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाता है, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और पावर हो तो आगे आ जाती है। ठीक है, अब देखो log x अपॉन m, इस वैल्यू को पीछे लिख दिया मैंने, log k को आगे लिख दिया 1/n इंटू में लॉगरिथमिक ऑफ p। इट बिकेम्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है जिसकी y एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे x अपॉन m। y एक्सिस पे किसको लिखोगे, x बाई m। y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा उसका स्लोप m, y इज इक्वल्स टू m। ये हो जाएगा x एक्सिस mx, ये हो गया प्लस, ये हो गया यहाँ पे इंटरसेप्ट c। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसकी y एक्सिस पे मुझे क्लियरली दिख रहा है किसको लिखना पड़ेगा, x बाई एम को। x एक्सिस पे किसको लिखना पड़ेगा, log ऑफ p को। तो ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए x बाई एम वर्सेस p की बजाय log ऑफ x अपॉन m वर्सेस p, तो इंटरसेप्ट यहाँ c है इंटरसेप्ट, और ये आपका ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन, जिसका इंटरसेप्ट तो हो गया, इंटरसेप्ट हो गया log के, और जो स्लोप हो गया इंटरसेप्ट हो गया log के। ये जो वैल्यू है इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, c को log के, और ये जो वैल्यू दिख रही है स्लोप, ये हो गया स्लोप। स्लोप कितना होगा 1/n। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन था आपका, जिसके अंदर दो टाइप का एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल और फिजिकल, फिर उसके बाद फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इस यूनिट का जो पहला चैप्टर था एडजॉर्प्शन विच इज़ कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट विद कोलाइडल। तो ये इक्वेशन लॉग लेने के बाद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बन जाती है। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, स्लोप 1/n, इंटरसेप्ट लॉग के। ओके, तो आपको ये सारा कवर अप करना है एडजॉर्प्शन वाला पोर्शन, उसके बाद हम कोलाइडल स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।